मैथ स्किप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नोट्स और प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड करो ताकि बहुत अच्छा प्रिपरेशंस और मार्क आए। क्लास 10 के साइंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। टोटल 16 चैप्टर है, पर सीबीएसई में 13 चैप्टर है, पर कुछ स्टेट बोर्ड्स जैसे आसाम, बिहार पे 16 चैप्टर है। तो हम पूरा 16 चैप्टर ही पढ़ाएंगे और सीबीएसई स्टूडेंट को पढ़ाते हुए बोल देंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है। तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर, बायोलॉजी में 4 चैप्टर, फिजिक्स में 5 चैप्टर और एनवायरमेंटल साइंस में 2 चैप्टर। ऐसा नहीं कि यूनिट टेस्ट का ये चैप्टर और हाफ ईयरली का ये और एनुअल का ये। आपको पूरा 16 चैप्टर या स्टार्टिंग इन केस ऑफ सीबीएसई आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, कौन सा टॉपिक का कौन सा नाम, कौन सा चैप्टर का कौन सा नंबर, ये सब कुछ याद रहना चाहिए। तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, periodic classification of element, chemical reactions and equation, acid bases and salt, metal and non metal, carbon and its compound and periodic classification of element। बायोलॉजी में 4 चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। फिजिक्स में 5 चैप्टर, light reflection and reflection, human eye and colorful light, electricity, magnetic effect of electric current and sources of energy। और एनवायरमेंटल साइंस में 2 चैप्टर आता है, आवर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अक्सर गर्मियों के दिन हमने ये चीज देखा कि अगर दूध को बिना उबाल के रखते हैं या दूध में 1 या 2 ड्रॉप्स नींबू के रस डालते हैं तो दूध फट जाता है और दही बन जाता है। तो यह हुआ क्या, यह दूध चेंज हो गया दही में, यानी पुराना सब्सटेंस नए सब्सटेंस में चेंज हुआ। तो यह हुआ क्या, यह एक केमिकल रिएक्शन हुआ। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो से ज्यादा चीज एक साथ में मिलते हैं और मिलने के बाद एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बनता है। और जो नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हो वो पुराने सब्सटेंस के कंपेयर में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक गैस है, जब ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो वाटर फॉर्म होता है और वाटर जो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। अनदर एग्जाम्पल सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक हार्मफुल गैस है, जब भी एक दूसरे के साथ में मिलते तो मिलने के बाद सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो हमारे घर में डेली यूज होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इन पांचों में एक चीज जरूर होगा, या तो स्टेज चेंज होगा, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। ये चीज याद रखने के लिए एक ट्रिक है। देखिए कल मैंने एक पीसी खरीदा और उसमें जीएसटी दिया, जीएसटी, जी यानी गैस, एस यानी स्टेट, टी यानी टेम्परेचर, पी यानी प्रेसिपिटेशन, सी यानी कलर। अभी केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते। सपोज वन एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको हम ऐसे लंबा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत करे कौन, इतना लंबा लिखे कौन, इससे टाइम और एनर्जी दोनों खर्च होगा। तो केमिस्ट्री लेके जो लोग डील करते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि आपसे सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे लेफ्ट साइड के चीज़ों को हम रिएक्टेंट कहेंगे और राइट वाले चीज़ को हम प्रोडक्ट कहेंगे। वैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट साइड यानी राइट रिएक्टेंट के साइड में अगर जितना एक एलिमेंट का एटम होगा, अगर राइट साइड में भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम होता है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम वैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। सपोज एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स लेफ्ट साइड में है, अगर राइट साइड में भी 4 एटम होता है हाइड्रोजन के तो उस केमिकल इक्वेशन को हम वैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर इस साइड में 4 है और उस साइड में 3 है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम अनवैलेंस या एस्क्लिटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन अनवैलेंस होता है तो उसको हमें खुद से वैलेंस करना पड़ता है और उस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। फिर क्यों हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए साइंस का एक फेमस लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके हिसाब से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कहता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन होने से पहले एक एलिमेंट के जितना एटम्स होगा, रिएक्शन होने के बाद भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम होगा, ना कम ना ज्यादा।
इंडिया के सिटीजन को इंडियन कहा जाता है, जर्मन के जर्मनी और फ्रांस के फ्रेंच। तो फ्रांस के एक केमिस्ट एंथोनी लेवोइसियर, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट एक सील कंटेनर पे किया। सील कंटेनर यानी जिसमें हवा आ ना जा सके। उन्होंने मरकरी और एक गैस लिया और उनको सेपरेटली मास कैलकुलेट किया। सपोज मरकरी का 50 ग्राम आया और उस गैस का भी 50 ग्राम आया, तो टोटल मास 100 ग्राम आया ये रिएक्टेंट के साइड। इसके बाद उन्होंने मरकरी और उस गैस का रिएक्शन करवाया और इस कंपाउंड का मास कैलकुलेट किया, तो ये देखा कि सेम ही मास आया, यानी मास ऑफ मरकरी प्लस मास ऑफ द गैस इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपाउंड, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, यानी मास क्रिएट नहीं हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। इनडायरेक्टली ये यही कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शन के पहले एक एलिमेंट का एटम जितना होता है, रिएक्शन के बाद भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम होता है, ना कम ना ज्यादा। अभी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 10 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट से सवाल पूछता है। यहाँ पे टोटल 11 एक्सपेरिमेंट है। 2 कॉम्बिनेशन से है, 4 डिकम्पोजिशन से है, 2 डिस्प्लेसमेंट से है, 2 डबल डिस्प्लेसमेंट से है और 1 ऑक्सीडेशन से है। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने से पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते। देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है एग्जिट। एग्जिट से आया है एक्स। एक्स यानी बाहर। आपने देखा होगा एक्स आर्मी, यानी आर्मी से फिलहाल बाहर है या रिटायर्ड है। देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आता है, एक्सोथर्मिक। एक्स यानी बाहर और थर्म मतलब हीट, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आता है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन शब्द कॉम्बाइन से आता है, यानी मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ में मिलते हैं और मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है, वो मिलके अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको एलिमेंट और कंपाउंड में दिक्कत आ सकता है, तो इससे थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, मैटर जो है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैटर है। उसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे सभी एलिमेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, लिथियम भी एलिमेंट है, सोडियम भी एलिमेंट है और क्लोरीन भी एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ से सोडियम लेता हूँ और यहाँ से क्लोरीन लेता हूँ और इनको एक साथ में मिला देता हूँ तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, लेकिन NaCl ये एक कंपाउंड है। सपोज यहाँ में मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेता हूँ और यहाँ से मैं ऑक्सीजन लेता हूँ। अगर उनको एक साथ में मिला देता हूँ तो बन जाता है H2O। तो ये क्या हुआ? ये एक कंपाउंड हुआ। तो मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ आई होगी, कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में 2 एक्सपेरिमेंट आता है। पहला आता है बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ स्लिक लाइन फ्रॉम क्विक लाइन। देखिए, हम जब भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में चलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। देखिए, ये फ्रूट तो आप पहचानते होंगे, जिसको जैक फ्रूट कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में कटहल। इसका जो सीड होता है, वो जब हम ऐसे ही खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में मिलके वो अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है व्हाइट कलर का। तो उसी तरह जब हम मैग्नीशियम रिबन को खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर वो अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है। तो हम सैंड पेपर से उस लेयर को साफ करते हैं ताकि प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले, व्हिच इज द एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। सैंड पेपर से साफ करने के बाद जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बहुत सारा हीट और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में मैग्नीशियम रिबन जलता है।
वाइट ड्रेजलिंग फ्लेम यानी सफ़ेद चमचमाती हुई रोशनी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म होता है जो वाइट कलर का होता है। इसका केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हो। अच्छा, अच्छा, इस रिएक्शन में बहुत सारा हीट रिलीज हुआ है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। आप ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक क्लाइम फ्रॉम क्विक क्लाइम। देखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्विक क्लाइम से स्लेक क्लाइम बनेगा, ना कि स्लेक क्लाइम से क्विक क्लाइम। देखिए, क्विक यानी फास्ट या जल्दी, जो आसानी से बाजार में मिल जाए वो क्विक क्लाइम। तो ये याद रखने की एक ट्रिक है। देखिए, जब भी हम क्विक क्लाइम, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, जब पानी डालते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है कि जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जिसमें हीट रिलीज होगा। जैसे ही पानी डालते एक हिसिंग साउंड आता है और बीकर गर्म हो जाता है। रिएक्शन के बाद एक व्हाइट मिल्की पेस्ट बनता है, जिसे स्लेट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस रिएक्शन केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं नीचे, जो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अभी हमने देखा, अगर कोई क्लाइम के साथ वाटर मिक्स करते हैं तो स्लेट क्लाइम बनता है। स्लेट क्लाइम जो एक बेस है जिससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं। व्हाइट वॉशिंग यानी दीवार पे सफेद रंग का कोटिंग करना, जो अक्सर चूना यानी लाइम से बनाया जाता है। स्लेट लाइम वॉल्स पे लगाने के बाद यार के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कांटेक्ट में आता है, जिससे ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक चौकी व्हाइट सॉलिड होता है, जो स्मूथ, ब्राइट और लॉन्ग लास्टिंग होता है। कॉम्बिनेशन के बाद आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूटता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए सिंगल कंपाउंड। कंपाउंड मैंने पिछले बार आपको कहा था, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, अगर वो साथ में मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो अगर एक सिंगल कंपाउंड अगर सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड, वो अगर Na+Cl में टूट जाता है तो उसको हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। या वाटर H2O मॉलिक्यूल अगर H+ और H- में टूट जाता है तो उसको हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हमें तोड़ना होता है तो हमें बाहर से फोर्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक चट्टान देके कहूँ कि इसे तोड़िए, तो आप कैसे तोड़ेंगे? आपको बाहर से फोर्स ही देना होगा। तो उसी तरह किसी भी अगर कंपाउंड को अगर हमें तोड़ना होता है तो हमें बाहर से फोर्स देना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम एक कंपाउंड को तोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कंपाउंड को तोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। दूसरा है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस में क्या होता है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है जिसमें कंपाउंड को लाइट एनर्जी के माध्यम से तोड़ा जाता है। और तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड को तोड़ा जाता है हीटिंग के माध्यम से, हीट एनर्जी के माध्यम से। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में 4 एक्सपेरिमेंट आता है, 2 थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक फोटोलाइसिस। देखिए, पहला है हीटिंग फेरस सल्फेट। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखें तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फेरस सल्फेट दिया होगा, इसके बाद में फेरस सल्फेट के साथ में 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2 दिया होगा। तो ये एनसीईआरटी किताब में मैंने देखा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आता है। तो देखिए, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का नहीं होता। देखिए, मार्केट में फेरस सल्फेट नहीं मिलता, हमें फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिलता है जो ग्रीन कलर का होता है। अगर उसको हम हीट करते हैं तो हमें फेरस सल्फेट मिलता है जो व्हाइट कलर का होता है। और अगर उस व्हाइट फेरस सल्फेट को अगर हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। फेरिक ऑक्साइड जो एक ब्राउन कलर का होता है। अब इस केमिकल इक्वेशन को देखिए, जहाँ पे एक कंपाउंड 3 सब्सटेंस में टूटा है। फेरस सल्फेट 3 सब्सटेंसेस में टूटा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
दूसरा एक्सपेरिमेंट है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, जब भी हम लेड नाइट्रेट के व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर को टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर से एक ब्राउन रंग की गैस निकलता है जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका स्मेल होता है तीखा, चोकिंग और इरिटेटिंग, बिल्कुल आंखों में जलता है और गले में खराश जैसा फील कराता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है जो इनविजिबल होता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक येलो रेसिड्यू छोड़ता है जिसे लेड नाइट्रेट कहते हैं। अगर आप रिएक्टेंट साइड को देखो तो लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है जो 3 सब्सटेंस में टूटा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। जहाँ पे लेड ऑक्साइड एक येलो रेसिड्यू टेस्ट ट्यूब में रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में ब्राउन रंग का होता है और ऑक्सीजन इनविजिबल गैस होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट किस कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर खुद उसके जगह में बैठ जाता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग बंदा किसी वीक बंदे को हटाकर उसके सीट ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर हम आयरन नील डालते हैं तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद आयरन सल्फेट बन जाता है, जिससे सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है और रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल आयरन ओर पर डिपॉजिट हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमेशा कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर कर निकालता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में 2 एक्सपेरिमेंट आता है। पहले ही अगर जिंक को अगर डाइल्यूट H2SO4 और HCl में डालते हैं तो क्या होता है, और दूसरा है आयरन नील को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अगर हम जिंक को अगर डाइल्यूट H2SO4 या हाइड्रोजन में डालते हैं तो जिंक जिंक मेटल जो है वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है और हाइड्रोजन गैस और जिंक सॉल्ट बनता है। उसी तरह सेम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी अगर हम डालते हैं तो जिंक हाइड्रोजन को निकाल देता है उसके कंपाउंड से और जिंक सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होता है। अभी दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए, जब हम आयरन को कॉपर ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कुछ घंटे बीतने के बाद धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है और आयरन नील पर रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसे कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेता है और खुद आयरन सल्फेट बन जाता है। आप केमिकल इक्वेशन नीचे देख सकते हो जहाँ पे Fe प्लस CuSO4 में Fe ने Cu को अपने कंपाउंड से निकाल के खुद आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको ये टॉपिक एक रिएक्शन से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे एक कंपाउंड है लेड नाइट्रेट जो बना है लेड आयन और नाइट्रेट आयन से। आयन वो एटम होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है या एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए इसके ऊपर में चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो हम नेगेटिव लिखते हैं उसके ऊपर में, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो हम लिखते हैं पॉजिटिव। देखिए, लेड नाइट्रेट कंपाउंड्स आयन से बना है, इसलिए इस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जब यह कंपाउंड दूसरा आयनिक कंपाउंड पोटेशियम आयोडाइड जो कि प्लस और I माइनस से बना है, जब लेड नाइट्रेट से मिक्स होता है तब दोनों कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। लीड चला जाता है आयन के पास और पोटेशियम चला जाता है नाइट्रेट के पास। इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं जिससे दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या दो केमिकल कंपाउंड मिलके आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक दूसरे के ग्रुप ऑफ आयंस को रिप्लेस करते हैं, तो उसी को भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या जब आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्शन के बीच में
तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में दो एक्सपेरिमेंट आता है। पहला है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो उसी को हम पहले देखते हैं। देखिए, जब हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं तो तुरंत एक ये ब्राइट येलो कलर का सॉलिड बन जाता है जो एक्चुअली लेड आयोडाइड होता है, और ये एक प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे बैठ जाता है। इस रिएक्शन में लेड और पोटेशियम अपने जगह आपस में बदल लेते हैं, यानी ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका केमिकल इक्वेशन आप नीचे देख सकते हो। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड को देखते हैं। देखिए, जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं तो बेरियम और सोडियम अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। बेरियम सल्फेट जो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और साथ में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है जो नीचे बैठ जाता है। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, कोई भी सब्सटेंस का अगर साथ में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ है। तो उसी तरह अगर कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी हम कहेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ है, और इस टाइप का रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कॉपर का ऑक्सीडाइज हुआ है, और मैग्नीशियम का नीचे देखिए मैग्नीशियम का भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडाइज हुआ है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन इसका पूरा उल्टा है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उस सब्सटेंस को कहेंगे हम रिड्यूस हुआ है, और उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे आप देखिए लेड ऑक्साइड ऑक्साइड प्लस कार्बन है। यहाँ पे देखिए लेड के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद लेड के साथ में ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे सेम जिंक ऑक्साइड और कार्बन का भी सेम है। अभी हम ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए, जब भी कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड होगा तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो जाहिर सी बात है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखिए, कॉपर जो एक रेडिश ब्राउन का कलर का होता है, जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते थे उसके ऊपर में एक ब्लैक कलर का कोटिंग फॉर्म होता है जो एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड का होता है। देखिए, जब भी हम कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। अभी हमने देखा कि अगर कॉपर को अगर हीट करते ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है जो ब्लैक कलर का होता है। वही कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वापस जो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर बन जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कॉपर ऑक्साइड को अगर जब हम हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होके कॉपर बन जाता है जो एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अभी रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, यानी या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या लूज ऑफ हाइड्रोजन होगा, और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा। अभी हमने देखा जब हम रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते तो हमें ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड मिलता है, और उसी ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस से हीट करते हैं तो हमें वापस वही रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मिलता है। तो इस रिएक्शन में हमने यही देखा कि जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन जाता है, यानी लूज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ। कॉपर पहले ऑक्साइड था, इसके बाद उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो यानी ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन में हमने देखा अगर कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ जाता है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हमने देखा ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का।
अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, इंग्लिश में एक वर्ड है एग्जिट, उससे एक वर्ड आया है एक्स। एक्स यानी बाहर। हम कहते हैं ना वो एक्स आर्मी का था, मतलब वो आर्मी से अभी फिलहाल बाहर है। तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर आता है। एक्स यानी बाहर और तम मतलब हीट। एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आता है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए, मार्केट में 3 टाइप के गाड़ियां होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ईबी और सीएनजी। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस के अंदर में मीथेन होता है, CH4। अगर उस मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारा हीट मिलता है। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं हीट बाहर रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसे समझने से पहले हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो। देखिए, हाँ, सांस लेना, सांस छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने को ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है? हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारे बॉडी में हमें आखिर में ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन साथ में मिलता है तो बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए, जब हम जब भी हम खाना खाते हैं तो हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल को अपने अंदर लेते हैं। लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हमारा बॉडी उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल रूप में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। लेकिन हमें ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलता। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन साथ में मिलता है तब बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंपोस्ट का मतलब क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक खाद जो है, जो गोबर से खाद बनता है या मेन्यूर बनता है, उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इन कंपोस्ट एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है हीट के फॉर्म में। देखिए, जब भी वेजिटेबल को हम फेंकते हैं तो वो सड़ना शुरू होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन या डिके कहते हैं। देखिए, जब डिकम्पोजिशन होता है तो केमिकल रिएक्शंस होता है। ये रिएक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। जब ये टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन के दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, चाहे हीट या लाइट या किसी भी तरह का एनर्जी हो। देखिए, एनर्जी एक ब्रॉडर स्टेटमेंट है। एनर्जी के अंडर में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और बहुत सारा का एनर्जी आता है। लेकिन आपको एग्जाम में स्पेसिफिक लिखना होगा कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होता है, जहाँ पे एंडो का मीनिंग है अंदर और थर्मिक का मीनिंग है हीट या गर्मी। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाहर आता है और एंडोथर्मिक में एनर्जी अंदर आता है। देखिए, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से देखा, जहाँ पे हमने ये देखा कि अगर किसी भी कंपाउंड को अगर हमें तोड़ना होता है तो हमें बाहर से एनर्जी देना होता है। देखिए, अगर मैं एक चट्टान देके आपको बोलूँ कि आप इसे तोड़िए तो आपको जाहिर सी बात है आपको बाहर से एनर्जी देना होगा। तो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के चारों एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन एंडोथर्मिक के अंडर में लिख सकते हो। एग्जाम्पल सेम ही होगा। अभी देखते हैं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, हमने पहले देखा है अगर हम
क्विक लाइम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें स्लेक लाइम मिलता है, और स्लेक लाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। और स्लेक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स भी एक ऑटोट्रॉप्स है जो खुद का खाना खुद बनाता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ सनलाइट के एनर्जी प्लांट सोख के ग्लूकोज बनाता है। बिना सनलाइट के रिएक्शन रुक जाता है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, जब दो केमिकल सॉल्यूशन मिलते हैं और उनके बीच में रिएक्शन होने के बाद एक नया सॉलिड बनता है जो पानी में घुल नहीं पाता, तो वो सॉलिड नीचे जम जाता है। इसी सॉलिड को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन के आखिर में हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। आपने देखा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट के दोनों एक्सपेरिमेंट में कि हमें अंत में प्रेसिपिटेट मिला था। तो ये दोनों भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पिछली बार ये दोनों एक्सपेरिमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से कर देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंड। देखिए, जब भी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं तो तुरंत एक ब्राइट येलो कलर सॉल्यूशन का सॉलिड बनता हुआ दिखता है, जो एक्चुअली लेड आयोडाइड होता है। और ये एक प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे जाके बैठ जाता है। इस सॉल्यूशन में लेड और आयोडाइड अपनी जगह बदल लेता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों होता है। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखते, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड NaCl। देखिए, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो बेरियम और सोडियम अपने जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं और बेरियम सल्फेट बन जाता है, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड रह जाता है। इसका केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हो, जो ये रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों का है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में तीसरा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए दो गैसेस में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक स्पेशल कंटेनर में किया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसमें दो ग्रेफाइट या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाला जाता है। हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। और कंटेनर में एसिडिफाइड वाटर डाला जाता है, यानी वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि करंट इजीली पास हो। देखिए, जैसे ही करंट पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट होता है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन से डबल होता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो केमिकल इक्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में चौथा एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए, सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट सॉलिड होता है। जब इसे सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट को एब्जॉर्ब करके टूट जाता है और ग्रे सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। देखिए, AgCl व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। जब सनलाइट में रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड टूट के क्लोरीन गैस बनता है और सिल्वर मेटल बनता है, जिसका कलर ग्रे होता है। अभी कोरोशन को देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। इसमें दुनिया के सभी एलिमेंट्स मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल्स कहा जाता है। इन मेटल्स जब हवा, पानी या किसी भी तरह के केमिकल्स के साथ में कांटेक्ट में आता है तो मेटल्स धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगता है, जिस प्रोसेस को हम कोरोशन कहते हैं। रस्टिंग एक अच्छा एग्जाम्पल है कोरोशन का। देखिए, रस्टिंग यानी जंग लगना। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसके सरफेस में एक लाल रंग का पाउडर जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसको हम रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं।
द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। देखिए जब चांदी हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर में एक ब्लैक कोटिंग का सब्सटेंस एक लेयर फॉर्म होता है। ये भी एक एग्जांपल है कोरोशन का। वैसे ही जब कॉपर यानी तांबा जब हवा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तब उसका कलर चेंज होकर बन जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो पहले सफेद था, जो कॉपर से बना है, वो भी अभी फिलहाल ग्रीन कलर का हो चुका है कोरोशन के वजह से। कोरोशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम रोक सकते हैं पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलोविंग और प्लास्टिक कोटिंग के माध्यम से। देखिए जब मेटल के ऊपर में पेंट लगाया जाता है तो पेंट एक लेयर बनाता है उस मेटल के ऊपर, जो उस मेटल को हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से रोकता है। और जब हवा और पानी मेटल से रिएक्ट नहीं करेंगे तो कोरोशन भी नहीं होगा। इसीलिए रेलवे ब्रिजेस, टावर्स, पाइपलाइन सभी के ऊपर में रीपेंट किया जाता है ताकि कोरोशन से बचा जा सके। कोरोशन को रोकने के लिए दूसरा मेथड है ग्रीसिंग। जब हम ग्रीस या ऑयल किसी मेटल के ऊपर में लगाते हैं तो वो मेटल के सरफेस में एक चिपचिपा लेयर फॉर्म करता है। इस मेटल के थ्रू में हवा नहीं पहुंच पाता, ना ही पानी पहुंच पाता है उस मेटल पे। देखिए गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आयरन या स्टील के ऊपर में जिंक का एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाया जाता है ताकि वो मेटल कोरोशन या रस्टिंग से बचा रहे। जिंक का लेयर मेटल को एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। अगर कहीं से भी जिंक का लेयर भी जाता है तो जिंक आयरन से पहले रिएक्ट करता है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो खुद क्रोड हो जाता है, लेकिन आयरन को सेफ रखता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिक करंट के यूज करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक पतली लेयर चढ़ाते हैं ताकि हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। एलोइंग से हम कोरोशन को रोक सकते हैं। देखिए जब हम एक मेटल को किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ में मेल्ट करके मिक्स करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम एलोइंग कहते हैं। स्टील एक एलो है जो बनता है लोहा और कार्बन को मेल्ट करके मिक्स करने से। प्योर आयरन सॉफ्ट होता है और जल्दी जंग लग जाता है, तो कार्बन डालने से स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाता है। ब्रोंज भी एक एलॉय है जो बनता है कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से। अक्सर आपने देखा होगा ओलंपिक जैसे गेम्स में जहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल ऐसे प्राइज दिया जाता है। प्लास्टिक कोटिंग को भी यूज किया जाता है कोरोशन से बचने के लिए। देखिए प्लास्टिक कोटिंग में क्या होता है, मेटल के सरफेस पे एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाया जाता है ताकि वो पानी, हवा और केमिकल कांटेक्ट में ना आए और कोरोशन से बचा जा सके। रेंसिडिटी यानी बासीपन या दुर्गंध आना। देखिए जब तेल, घी और चिप्स को बाहर खुला रख देते हैं और उसमें हवा का ऑक्सीजन घुस जाता है तब उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बिगड़ जाता है। तब उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। बीएचए, बीएसटी कुछ ऐसा ही एंटीऑक्सीडेंट है जो चिप्स, नमकीन, घी, बेकरी आइटम जैसे फूड आइटम में यूज किया जाता है ताकि वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहे और उनमें बदबू या बासी टेस्ट ना आए। जब फूड आइटम जैसे कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के जगह में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं तो फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता, जिस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फ्लशिंग कहते हैं। इसके बाद एयर टाइट कंटेनर हवा को अंदर आने से रोकता है, इसलिए फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता और फूड रेंसिड नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में ठंडी टेम्परेचर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो कर देता है, इसलिए फूड ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है और रेंसिडिटी डिले होता है। अभी हमने देखा कि अगर टेम्परेचर कम हो तो रेंसिडिटी होने का चांस कम है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेंसिडिटी होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए सनलाइट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। इसीलिए फैट्स और ऑयल को धूप से दूर रखते हैं ताकि रेंसिडिटी स्लो हो जाए और फूड ज़्यादा देर तक सेफ रहे। तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 से 25 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे।